अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इसका चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और 246 सीटों के साथ आगे, 538 सीटों में से 246 सीटों के साथ आगे चल रहे हैं और 210 सीटों के आसपास करीब कमला हैरिस चल रही हैं, लेकिन वो भी पीछे क्यों ही है। लेकिन सवाल है कि क्या अगर राष्ट्रपति चुनाव में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत हासिल करनी है और अगला राष्ट्रपति अगर कमला हैरिस को बनना है तो क्या वो पीछा पछाड़ पाएंगी, क्योंकि स्विंग स्टेट जो हैं अभी उनके नतीजे आए नहीं हुए हैं। उनमें से एक जो नॉर्थ कैरोलिना का स्टेट है, वहां के नतीजे आ गए हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। अभी कमला हैरिस ने एक तैयारी की थी वाशिंगटन डीसी में, जहां उनका ऑफिस भी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो अपना स्पीच देने वाली थी अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो। वहीं लोकमत के लिए हमारे पत्रकार मेघनाथ बोस वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं और वो बताएंगे कि फिलहाल अमेरिका की सिचुएशन, अमेरिका की राजधानी में क्या माहौल बना हुआ है। मेघनाथ बोस, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत में। धन्यवाद उपेंद्र। मैं अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस कैंपेन का वॉच पार्टी चल रहा था थोड़ी देर पहले तक, और यही वॉच पार्टी पे अगर नतीजा अच्छे जाते डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए तो कमला हैरिस यहाँ पे स्पीच देने वाली थी और वो नहीं हो पाया। हैरिस कैंपेन के एक स्टाफर ने कुछ ही मिनटों पहले आके अनाउंस किया कि वाइस प्रेसिडेंट हैरिस स्पीच नहीं देगी, आज एड्रेस नहीं करेंगे। कल शायद ये वेन्यू पे करे बट आज नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया अब तक। साफ साफ लग रहा है कि अगर रुझानों के मुताबिक जाए, अगर इफ द ट्रेंड्स होल्ड तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो यूनाइटेड स्टेट्स के 45th प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत लाइकली है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट भी बनेंगे। तो स्विंग स्टेट्स का अभी जो नतीजा आ रहा है एक एक करके, काउंटिंग अभी भी जारी है, काउंटिंग चलता रहेगा, काउंटिंग कल भी चलेगा। बट अभी जो मतलब लीड्स के हिसाब से जो लग रहा है, बहुत ही अनलाइकली है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के ये लीड को ओवरटेक कर पाएगी और ये प्रेसिडेंसी जीत पाएगी। ज्यादातर चांसेस है, बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन मेघनाथ, मेरा सवाल ये है कि आखिर लोग जानना ये चाहते हैं कि जब डिबेट्स हुए, इनिशियल डिबेट हुए, वहां भी कमला हैरिस उनको पछाड़ती नजर आई। ऐसा क्या हुआ कि ये चुनावी नतीजे जो है एकदम एक सीधे तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं? देखिए उपेन, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट बस एक ही छोटा हिस्सा होता है एक बहुत बड़ा कैंपेन का। ये कैंपेन कई महीनों से चलता है। कैंपेन में बहुत मुद्दे उठाए जाते हैं। सीधी सी बात है, कमला हैरिस इस एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, 3.5 साल वाइस प्रेसिडेंट है। तो वो अपने बाइडेन सरकार के परफॉर्मेंस पे भी जज किए जाएंगे। ये मतलब जाहिर सी बात है, बाइडेन टिकट पे हो ना हो, फिर भी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट तो रही है। तो वाइस प्रेसिडेंट रहने के नाते उनपे इमिग्रेशन का ट्रैक रिकॉर्ड उन पे उठाया जाएगा कि आपने इमिग्रेशन पे क्या किया। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस, उनके वाइस प्रेसिडेंशियल पिक थे, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन। और देखिए साफ साफ बताया जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं कि बहुत रेसिस्ट एलिगेशंस लेवल किए हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो अलग अलग देशों से अमेरिका आते हैं। और ये आरोप में बहुत एक तरह से देखा जाए तो सच भी है। जैसे कुछ महीनों पहले जेडी वैंस, जो रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, उन्होंने हेशियन इमिग्रेंट के बारे में कहा था कि ये हेशियन इमिग्रेंट जो हेशी से है, वो हेटी से है, वो आके यहाँ पे लोगों के कुत्ते और बिल्ली खा जाते हैं। मतलब ये सरासर झूठ था, इसका कोई मतलब कोई भी फैक्चुअल बेसिस या एविडेंस नहीं था। बट फिर भी इन्होंने ऐसे बात किया है। बात ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ये सारे मुद्दों को, जो इमिग्रेशन का जो बड़ा मुद्दा है, उस पे कुछ ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाए, कुछ ज्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं रख पाए कि वो बेहतर कैसे होंगे, उनका प्लान क्या है। अगर उनका प्लान इतना ही अच्छा है, पिछले 3.5 साल जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो प्लान्स क्यों नहीं एनैक्ट किए। तो ये सारे सवाल उठते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है
जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, इजराइल ने जो लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं पैलेस्टाइन और लेबनान पे, यहाँ पे बहुत बड़ा अरब अमेरिकन कम्युनिटी है कुछ स्विंग स्टेट्स में, जैसे मिशिगन एक स्विंग स्टेट है। और यहाँ पे देखिए उपेंद्र, सारे स्टेट का सेम या इक्वल अहमियत नहीं रहता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ मतलब जो स्टेट में पता है कि आपका रिपब्लिकन ही जीतने वाले हैं, या कुछ स्टेट में जो पता है आपको कि डेमोक्रेट ही जीतने वाले हैं, तो वो स्टेट का मतलब ना ही कोई पार्टी ज्यादा कैंपेन करता है वहां पे, ना ही उस पर कुछ ज्यादा चर्चा होता है। तो सारा ज्यादातर चर्चा होता है वो, मतलब इस इलेक्शन में 7 ऐसे स्टेट थे जिनको कहलाते हैं स्विंग, जो कभी कभार डेमोक्रेट के पास जाते, कभी कभार रिपब्लिकन के पास। तो इस बार एक ऐसा स्विंग स्टेट था मिशिगन। मिशिगन में मैं खुद गया था, एक हफ्ते रिपोर्ट किया वहां से। वहां पे बहुत अरब अमेरिकन वोटर्स है, मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स है, और उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी थी जो बाइडेन और कमला हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, गाजा और लेबनान के, पैलेस्टाइन और लेबनान के मुद्दे पे। कमला हैरिस का कैंपेन ने उनको अपने कैंपेन में शामिल नहीं कर पाए। और ये देखिए जो यहाँ मुस्लिम वोटर है या अरब वोटर है, ये ज्यादातर ओवरवेलमिंगली हमेशा पास्ट में डेमोक्रेट सपोर्टर रहे हैं, डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते आए हैं। रिपब्लिकन पार्टी को के खिलाफ इस्लामोफोबिया के एलिगेशंस लगते हैं। ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे 2016 से 2020 में, उन्होंने मुस्लिम बैन बोल के एक पॉलिसी लागू किया था। और मुस्लिम बैन ये था कि कुछ चुने हुए मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से लोग यूएस में नहीं आ सकते हैं, उसको मुस्लिम ट्रैवल बैन कहा गया था। तो उसमें उसके खिलाफ भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत अपसेट था। और जनरल जो जैसे रिमार्क्स करते आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आप समझिए कि एक कम्युनिटी जिनके खिलाफ रिपब्लिकन्स और खास करके डोनाल्ड ट्रंप इतने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, इतने नेगेटिव पॉलिसीज लाए हैं, वो कम्युनिटी में कुछ भी मेंबर्स या इतने ज्यादा नंबर में मेंबर्स क्यों कह रहे हैं कि इस बार हम डेमोक्रेट वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनके परिवार है, कुछ लोगों के परिवार है पैलेस्टाइन में, कुछ लोगों के परिवार है लेबनान में, परिवार नहीं भी हो उनका एक सॉलिडारिटी है इस इशू पे। तो वोटर को हैरिस कैंपेन साफ तौर पे नहीं ला पाया फोल्ड के अंदर। तो वो एक बड़ा मुद्दा था। इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा ये जो कम्युनिकेशन कर रहे थे, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इन्होंने डेमोक्रेट्स ने फोकस किया कि डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है, डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक थ्रेट है, क्या पता आइंदा इलेक्शन हो ना हो, ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत बार कह रहे थे। बट ये ग्राउंड पे लोगों के साथ रेजोनेट किया? क्या लोगों को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है? अगर डोनाल्ड ट्रंप, मतलब मैं एक रिपोर्टर की तरह कह सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का कहीं सारे डिसीजंस रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं, उसमें ऑटोक्रेसी का झलक साफ दिखता है। उन्होंने पिछले बार इलेक्शन, हमने पिछले चुनाव में भी हमने देखा यही। हाँ, उन्होंने जब पिछले बार इलेक्शन हारा था, उन्होंने माना तक नहीं कि इलेक्शन हारे हैं। जनवरी 6 में उनका प्रोब किया गया, जब बहुत सारे सपोर्टर्स यूएस का कैपिटल, जो बाय द वे यहाँ के बहुत पास है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ के कुछ 1.5-2 माइल रेडियस के अंदर ही है यूएस का कैपिटल, यहाँ पे हम किए थे, आक्रमण किए थे, घुस गए थे यूएस कैपिटल के अंदर, सीज किए थे। तो ऑटोक्रेसी का झलक दिखा है, ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी का झलक दिखा है पिछले टर्म में भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जो कह रहे थे उनका कोई बुनियाद नहीं है। पॉइंट ये था कि बना देना ये बात को थ्रेट टू डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेट्स के लिए फायदेमंद रहा है? क्या उन शायद इस बात पे थोड़ा कम बात करके दूसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए था कैंपेन में? देखिए, कैंपेन खत्म हो जाने के बाद तो बोलना आसान है कि ये पार्टी हार रहे हैं तो इसीलिए हारे होंगे। पर पॉइंट ये है, कुछ मुद्दा है जो लग रहा है कि पार्टी और कमला हैरिस के कैंपेन शायद उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए वोटर को। और खास करके डेमोक्रेसी वाला थ्रेट का बात करूंगा क्योंकि ये बताना भी मुश्किल है।
आप कैसे समझाओगे किसी को कि डोनाल्ड ट्रंप हम्म, डेमोक्रेसी थ्रेट है? ये बात समझाना भी मुश्किल है, और समझाए कैसे समझाए डेमोक्रेटिक पार्टी? पर अगर बार बार बोलते रहो ये बात, तो शायद रिपब्लिकन जो वोटर है या जो वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज है, उनका दिमाग में शायद ये भी आए कि आपके लिए वोट करे तो ठीक, उनके लिए वोट करे तो सत्यानाश। तो ये फिर दूसरा चौथा एक पॉइंट था, शुरू में कैंपेन में कमला हैरिस के जो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक थे टिम वॉल्स, उन्होंने बार बार कहते रहते थे कि जेडी वैंस और ये डोनाल्ड ट्रंप उनको वियर्ड बुलाते थे। तो आज भी कुछ वोटर से थे कि कैसे क्यों ऐसे बोले, वियर्ड क्यों बार बार अगर बोले ऐसे, तो क्या पता जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर है, समर्थक है, या जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़ा नाराज है, शायद रिपब्लिकन पार्टी की ओर देख रहे हैं, उनको लगे कि यार गलत है, ऐसे आप इनको वियर्ड बुला रहे हो, क्या पता आप हमें भी बाय एक्सटेंशन वियर्ड बुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये अलग अलग मुद्दा है, बट एक जो मुद्दा जो यहाँ के अमेरिकन मीडिया उतना ध्यान नहीं दिया है, वर्ल्ड मीडिया भी उतना नहीं दिया है यूएस इलेक्शन के इम्पैक्ट के हिसाब से, वो है गाजा और वो पैलेस्टाइन और लेबनान और मिडिल ईस्ट के जो इजराइल के जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो बात पे। और वो शायद आज डेमोक्रेटिक पार्टी को काफी महंगा पड़ गया है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है और वहां अमेरिका की अपनी भूमिका को लेके जो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के लोग या मुस्लिम आबादी है, जैसे आपने कहा कि हमने मिशिगन में गए थे और वहां मिशिगन में 15 सीटें हैं, इलेक्टोरल सीटें हैं, और जो आप देखिए कि जो 7 स्विंग स्टेट कहे जाते हैं उसमें विस्कॉन्सिन है, वहां 10 सीटें हैं, मिशिगन 15 सीटें हैं, पेंसिल्वेनिया 19 सीटें हैं, नॉर्थ कैरोलिना को इन्होंने जीत ही लिया है रिपब्लिकन ने, जॉर्जिया में 16 सीटें, अरिज़ोना में 11 और नेवाडा में 6 सीटें, यानी कुल मिला के स्विंग जो सीटें 93 सीटें हैं जो तय करती हैं। जैसा मेघनाथ ने बताया कि यहाँ एक रेड स्टेट और ब्लू स्टेट दोनों डिवाइड है अमेरिका, यानी वहां रेड स्टेट में ज्यादा कैंपेनिंग ब्लू डेमोक्रेटिक नहीं करते हैं और ब्लू में रिपब्लिकन नहीं करते हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट है वहां उनकी अहम भूमिका होती है। हाँ, रेड और ब्लू स्टेट में कोई भी नहीं करता है ज्यादा, कि उनको पता है कि ये स्टेट तो रेड ही जाएगा, ये तो ब्लू ही जाएगा। जी जी जी। और ये बात जैसा मेघनाथ ने बताया कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी ये मतदाताओं को समझाने में नाकाम रही कि किस प्रकार से डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र के लिए डोनाल्ड ट्रंप खतरे की घंटी है। लेकिन अगला सवाल मेघनाथ हमारा आपसे ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगला बॉस बनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो भारत के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट तो डाला था सोशल मीडिया पे, जिनमें उन्होंने लिखा अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके दोस्ती के बारे में लिखा। उन्होंने इसका भी ये भी कहा कि ये भी क्लेम किया कि हिंदू सारे मतलब अलग अलग जगहों पे बहुत परसिक्यूटेड है। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, यूएस में हिंदूज का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि लेफ्ट से इन पे अटैक होता है, मतलब अटैक पड़ते हैं हिंदुओं पे। तो सारे बातें कहा। एक साफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से देखा जाए के दौर से देखा जाए तो साफ एक वो था कि जो यहाँ पे अगर हिंदू अमेरिकन वोट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिए यूएस में ट्रेडिशनल इंडियन अमेरिकन जो सिटीजन है, इंडियन अमेरिकन, वो ट्रेडिशनल ज्यादातर डेमोक्रेट को वोट देते आए हैं। पर इस बार कहा जा रहा है शायद वो मार्जिन जो है जो इंडियन ज्यादातर डेमोक्रेट से को देते आए, वो मार्जिन शायद कम हुआ है इस बार शायद रिपब्लिकन्स इनरोड्स बनाए हैं कि ताकि मतलब शायद इस बार भी डेमोक्रेट्स को ज्यादा वोट पड़े हो इंडियन अमेरिकन का। वो तो मतलब पोस्ट सर्वे वगैरह बताएंगे, पर अगर ज्यादा पड़े तो भी मार्जिन कम हुआ होगा। रिपब्लिकन्स ने थोड़ा और परसेंटेज पॉइंट थोड़ा और ज्यादा इंडियन अमेरिकन वोट में कैप्चर किए होंगे। इसके अलग अलग रीजन है। खाली ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज वाले जो क्लेम है ट्रंप का, उस पे मतलब अनलाइकली है कि खाली मतलब उसी चीज पे मिले होंगे। दूसरे भी इश्यूज है। रिपब्लिकन पार्टी को देखा जाता है जो अमीर सेक्शन है अमेरिकन सोसाइटी का, वो रिपब्लिकन पार्टी को देखते हैं
ये उम्मीद से कि ये अमीरों के लिए टैक्स ब्रेक लाएंगे, मतलब टैक्स कम करेंगे जो वेल्दी है। और मतलब हमने एलन मस्क को देखा भी है प्रचार करते हुए इनका हर तरीके से। हाँ, और ये आप जानते ही होंगे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, हाँ, गरीब इंडियन अमेरिकन भी है, मिडिल क्लास इंडियन अमेरिकन भी है, पर बहुत सारे ऐसे इंडियन अमेरिकन जो बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ के जो टेक कंपनीज है, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या IBM हो या गूगल हो, इनमें से बहुत एग्जीक्यूटिव्स है, बहुत सारे इंजीनियर्स है, बहुत अच्छे सैलरी कमा रहे हैं। तो वो उस कैटेगरी में आते हैं जो सोच रहे हैं कि क्या पता अगर रिपब्लिकन आ जाए तो क्या पता हमारे टैक्स कम हो जाए, है ना। तो वो एक फैक्टर कहा गया है कि शायद इंडियन अमेरिकन को आकर्षित कर रहे हैं। बट ये बात याद रखिए कि इंडियन अमेरिकन ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा डेमोक्रेट्स के फेवर में रहे। इस बार शायद उस नंबर में कमी आए, शायद इस बार भी मेजॉरिटी इंडियन अमेरिकन शायद डेमोक्रेट के लिए ही वोट किए हो, पर नंबर शायद कम हो। हमारे मेघनाथ, एक अमेरिकी चुनाव को लेके हमारे यूजर्स का एक बड़ा सवाल है। जैसे वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन पोस्ट पे एक जब अमेरिका का नक्शा देखा जाता है तो हर तरफ रेड 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 दिखता है, यानी कि रिपब्लिकन, और ब्लू बहुत कम है। फिर भी मार्जिन 213 और 247 बहुत कम है। आप इसको बताइए कि कैसे अमेरिकी चुनाव में जो स्टेट्स होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, यहाँ 54 सीटें हैं और टेक्सास है 40 सीटें हैं, तो किस प्रकार से इन स्टेटों को कन्वर्ट हो जाते हैं? देखिए, लगभग जो सीट मिलते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज में सीट मिलते हैं, वो लगभग पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। ये मतलब इंडिया से सिमिलर है इस मामले में कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी 80 सीटें हैं, अलग अलग सीट मिलते हैं। अगर आप इलेक्टोरल को एक तरीके से इंडिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में नंबर ऑफ सीट्स से तुलना करें तो, पर ये बात ये है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट में हमें ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा पार्टी ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा से। जैसे हमेशा न्यूयॉर्क में लास्ट जो रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीता था न्यूयॉर्क में, वो था 1984 रोनाल्ड रेगन के इलेक्शन। पिछले 40 न्यूयॉर्क कभी रिपब्लिकन के पास नहीं गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, लास्ट 1980 में गए थे। तो आज भी न्यूयॉर्क कमला हैरिस ने जीती है, ठीक है। सिमिलरली कैलिफोर्निया बहुत, मतलब अभी सदियों से डेमोक्रेट रहे हैं, टेक्सास बहुत टाइम से अभी रिपब्लिकन रहे हैं, फ्लोरिडा अभी हालांकि कुछ इलेक्शन में एक रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। पहले फ्लोरिडा स्विंग स्टेट कहा करता, इस बार अगर देखेंगे तो फ्लोरिडा स्टेट नहीं कहलाता है, क्योंकि अभी पिछले कुछ इलेक्शन में वो साफ हो गया कि फ्लोरिडा रेड स्टेट। पर कुछ स्टेट होते हैं जो कुछ इलेक्शन में डेमोक्रेट की तरफ जाते हैं, कुछ इलेक्शन में रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं। 2016 में ट्रंप जीता, 2020 में बाइडेन ने जीता। तो इन स्टेट को ना ब्लू, इन स्टेट्स को पर्पल स्टेट्स कहा जाता है, जो स्विंग स्टेट्स है। से इस बार 7 इंपॉर्टेंट स्टेट थे ऐसे जिनको स्विंग स्टेट कहलाते हैं। उनमें से थे मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना से स्टेट थे। तो स्टेट पे बेसिकली जो खेल है वही होता है। तो शुरुआत में अगर आप सारे ब्लू स्टेट और रेड स्टेट की गिनती कर ले, इलेक्शन नाइट के शुरुआत, और 270 का जो टारगेट है उसमें से 219 ऑलरेडी हो जाता है दोनों पार्टी का। तो खेल ये होता है जो लास्ट, जो आखिरी 50 सीट लाने हैं इलेक्टोरल कॉलेज, वो कहां से लाएंगे। तो इसका बात हुआ था हैरिस अगर ब्लू वॉल जो स्टेट है, ऊपर आपको दिख रहा है, अभी शायद ग्रे में दिख रहा होगा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये 3 स्टेट अगर कमला हैरिस जीत जाती और नेब्रास्का में 2 सीट जीत जाते तो कमला हैरिस का 200 पार हो जाता। पर कैंपेन के लिए अफसोस की बात यह है कि वो अभी उन स्टेटों में आगे नहीं है। और दूसरा बात यह है कि बाकी स्टेट थे, एरिजोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये चारों स्टेट डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शन अभी तक अच्छा रहा है। उनमें से एक स्टेट ऑलरेडी ट्रंप के फेवर में घोषित भी किया
किया गया है। हाँ, जॉर्जिया में ट्रम्प जीत भी चुके हैं, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, जहां 16 सीटें 16 सीटें हैं। हाँ, तो वो 2 स्टेट ऑलरेडी ट्रम्प के पक्ष में है। अब आपका नेवाडा और एरिजोना भी देखना पड़ेगा, और मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन भी देखना पड़ेगा। बट ये सारे स्टेट में, ज्यादातर स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प लीड में चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कुछ घंटों पहले की बात करें, तो जब लीड में नहीं चल रहे थे कुछ स्टेट में, हम लोग को पता था उस स्टेट में तभी वो जगह में काउंटिंग हो रहा था जहां पे डेमोक्रेट्स अच्छे करते हैं, पर उन जगहों का काउंटिंग जहां पे रिपब्लिकन अच्छे करते हैं। तो हमें पिछले मतलब कि रात के 1:40 बज रहा है यहाँ पे 1:40 AM वॉशिंगटन DC ईस्टर्न टाइम में, बट हमें पिछले 3 घंटे से ही अंदाजा लग चुका था यहाँ पे, और खाली हमें नहीं, बहुत सारे मतलब सारे लोगों को अंदाजा लग चुका था कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ही लाइकली अगला बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए वाशिंगटन DC से, और फिर हम एक बार लाइव होंगे कि जो परिणाम आएंगे उसके नतीजों पे हम देखेंगे कि आखिर क्या होगा, और भारत के साथ रिश्तों में कैसा सुधार और कैसी चीजें होंगी भारत को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ। थैंक यू। एक चीज बोलना चाहूंगा उपेन, जी। आपने भारत का रिश्ता इसलिए आपने बताया, देखिए इंडिया का स्टेटस ऐसा है कि इंडिया का मार्केट साइज इतना बड़ा है, 1.4 बिलियन कंज्यूमर साइड। तो आप देख लीजिए, बहुत सारे बड़े कंपनी है जिनके लिए इंडिया इज टू बिग अ मार्केट टू मिस आउट ऑन, है ना। तो ये सारे यूएस और इंडिया के रिलेशन में ना 2016 या से 2020 में ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा चेंज हुआ, ना ही 2020 से 2024 ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज 1.4 बिलियन पीपल, एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब चाइना जैसा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत यंग पीपल है। तो ये जो फीचर्स है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी का, ये बहुत मुश्किल चीज बना देता है कोई भी सरकार के लिए इंडिया के साथ दूरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो मतलब चाहे ट्रम्प आए या हैरिस आए, इंडिया के साथ में बहुत ज्यादा फर्क होने का संभावना कम ही था, मतलब नहीं था आप कह सकते हैं। बिल्कुल। इंडिया रिलेशन इतना ज्यादा उतार चढ़ाव होने का संभावना कम ही लग रहा है। पर बात तो ये मतलब इसी बात है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प को देखें, अगर डोनाल्ड ट्रम्प रशिया यूक्रेन के साथ क्या करें, इजराइल पैलेस्टाइन के साथ क्या करें, सारे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनका इंडिया पे क्या असर था। तो बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स है ग्लोबली जिससे इंडिया को मतलब या फायदा या नुकसान हो सकता है, पर डायरेक्टली यूएस इंडिया रिलेशन में तो ज्यादा उतार चढ़ाव आने का संभावना जो है एटलीस्ट कम है। बट डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाथ। तो मेघनाथ थे, वाशिंगटन DC से जुड़े थे, अमेरिका की राजधानी है, वहां अभी अर्ली रात के 1 बज रहे हैं, वहां 1 बज रहे हैं, और वहां वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 5 नवंबर को वोट हुई थी, और 9 बजे भारतीय समय अनुसार 9 बजे तक वोटिंग हो रही थी, और उसके बाद से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और करीब 50 स्टेट हैं अमेरिका में, 50 स्टेटों में से 40 स्टेटों के नतीजे आ गए हैं, और उनमें से 30 स्टेटों में करीब आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है, और 10-11 स्टेट जो हैं उसमें डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस ने जीत हासिल की हैं। अभी तक जो सीट के नतीजे हैं 538 में से उसमें से 210 के आसपास कमला हैरिस हैं, 246 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो एक माना जा रहा है कि रुझानों में अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अगले अमेरिका के न्यू बॉस होंगे। हम कुछ आपको फैक्ट दिखा देते हैं। आप वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, उसने अपना एक मैपिंग दी गई है। वॉशिंगटन DC चूंकि जो राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है, वहां कमला हैरिस ने जीत दर्ज की है। यहाँ 12 सीटें हैं, इलेक्टोरल सीटें। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझे, मान लीजिए कि यूपी में 80 सीटें लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ जो सीटें उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि
40-50 सीटें हैं, 40 सीटें, 41 सीटें मान लीजिए कि एक पार्टी जीत गई, 39 सीटें दूसरी सीट जीत गई। तो जिसकी मार्जिन ज्यादा होती है वो सारे वोट कन्वर्ट होके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 41 अगर सीटें जीत गई, वोट परसेंटेज ज्यादा हो गया, तो सारे के सारे सीटें उस पार्टी की मानी जाती है। यही हाल अमेरिकी चुनाव में होता है। वाशिंगटन डीसी में 12 और इसमें 2 सबसे बड़े स्टेट हैं। कैलिफोर्निया जो हमेशा कहा जाता है कि ब्लू स्टेट है और ये डेमोक्रेटिक का स्टेट है, यहाँ 54 सीटें हैं। और टेक्सास को हमेशा माना जाता है कि रेड स्टेट है और ये रिपब्लिकन है और यहाँ 40 सीटें। और लगभग मान लीजिए कि जो 43 स्टेट हैं, वो मान लिया जाता है कि 43 स्टेट अपने आप में बटे हुए हैं। जो 7 स्टेट हैं, जो स्विंग स्टेट हैं, वही निर्णय तय करते हैं, क्योंकि वो हर चुनाव में उनको ये पता नहीं होता है कि वो किधर शिफ्ट होंगे। तो यही 7 स्विंग स्टेटों की 93 जो सीटें ये तय करती हैं कि अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा। अब हम फिर से एक लाइव आएंगे, मेघनाथ हमारे से जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।